वडोदरा की धरोहर में सबसे खास नवनाथ महादेव मंदिर सबसे ऊपर आता है। और क्यों ना हो, नवनाथ महादेव मंदिर जो वडोदरा शहर की रक्षा के लिए बने हैं। इसी के चलते वीएनएम टीवी के हिस्ट्री सेगमेंट में हमने आपको नवनाथ के दर्शन कराए हैं। तो आज नवनाथ में से एक जागनाथ महादेव मंदिर में हम आपको लेकर आए हैं। तो चलिए अभी आपको यहाँ का दर्शन भी कराते हैं और साथ साथ इस मंदिर से जुड़ी क्या खास बात है, क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। हर मंदिर की अपनी कहानी है और जब भी हम उस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो अक्सर इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल देख लेते हैं, लेकिन शायद हमें वहाँ पर उतनी जानकारी नहीं मिल पाती। तो आज हम यहाँ पर महाराज जी से जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी क्या पौराणिक कथा है और क्या खास है जागनाथ महादेव मंदिर के बारे में। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जागनाथ महादेव मंदिर के महाराज धर्मेश गोस्वामी और उनसे जानते हैं कि ये मंदिर क्यों खास है और इस मंदिर से जुड़ी क्या कहानी है। आ मंदिर 400-500 वर्ष पुराणुं छे अने आ स्वयंभू है। अहीं આગળ पहला जमीन हती, खेडूत हળ चलावता हता, हળ ए शिवलिंग पर અથડાયું અને એની માંથી લોહીની પિચકારી ઓળી। તે વખતે એને કીધું કે તું મારી સ્થાપના કર। એટલે ખેડૂતે એ શિવલિંગ જમીનમાંથી આજુબાજુથી ખોતરીને અને ઈંટો વીંટો મૂકીને દીવા અગરબત્તી કર્યા કરતો। ત્યાર પછી રણજીતસિંહ ગાયકવાડ પહેલાં સૂર્યદેવસિંહ હતા, એમને સપનું આપ્યું કે તું વિશ્વામિત્રીના નદીના કિનારે નવનાથ બનાય। એટલે એમને વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે નવનાથ બનાવ્યા। એમનાનું મહિનું આ એક જાગનાથ છે અને આ સ્વયંભૂ છે। આ અહીંયા આગળ જે હરિભક્તો જે કોઈ એમની મનોકામના હોય એ પૂર્ણ કરે છે અને 24 કલાક આ મહાદેવ જાગનાથ મહાદેવ 24 કલાક જાગતા જોર છે, એટલે એમના માટે જાગનાથ મહાદેવ પાડ્યું છે। અને હાલની તારીખમાં જે ડેવલપ થયું છે તે આપણા બરોડાના ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ પટેલ એમને આ ડેવલપ કર્યું છે। શિવ પરિવાર કર્યું છે, યજ્ઞશાળા બનાવ્યા છે, બડા ગણેશ બનાવ્યા છે, અમને બહુ મોટો હોલ બનાવે છે। અહીંયા આગળ 3 ભૂમિ ભેગી થઈ છે, પવિત્ર ભૂમિ। જાગનાથ મહાદેવના પછવાડે વંઢો છે, એના પછવાડે વિશ્વામિત્રી નદી કિનારે છે, નદી કિનારો છે અને સાઈડમાં 5 નું સ્મશાન છે। આગળ 5 ગામના જે મરી જાય છે એ લોકોને અહીં સ્મશાનમાં લાવે છે। આજની તારીખમાં પણ એ સ્મશાન જાગૃત છે। हर मंदिर की अपनी एक विशेषता, अपनी एक मान्यता होती है। तो इस मंदिर की क्या मान्यता है उसके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। અહીંની માન્યતા એવી છે, તમે આ આગળ ભોળેનાથને અભિષેક કરાવો। અભિષેક કર્યા પછી તમે એ અભિષેક પૂરો થઈ જાય ત્યાર પછી તમે માનતા માનો કે મારું આ કામ થઈ જવું જોઈએ। એ 15 દિવસ 7 દિવસ 15 દિવસમાં એક તમારું કામ પૂરું કરી દે છે। અને પછી તમે જે માન્યતા કરી હોય કે ભાઈ હું 5 સોમવાર કરીશ, કોઈ કે હું 5 મંગળવાર ભરીશ, કોઈ એવું પણ માને છે કે ચંપલ પહેર્યા વગર ઘરેથી ચાલતા આવે ને ચાલતા જાય છે દર્શન કરીને। તો એ બધી માન્યતા એમની પૂર્ણ કરે છે। અહીંયા આગળ બહારના બ્રાહ્મણો પણ અહીંયા આગળ મોટી મોટી વિધિઓ કરવા આવે છે, પણ એમના પણ યજમાન એમનું કામ પૂરું થઈ જાય છે। એટલે અહીંયા આગળ બહુ બધા માણસો પણ અહીંયા આગળ દર્શન કરવા આવે છે, એમની પણ મનોકામના પૂર્ણ કરે છે, માટે એમનું નામ જાગનાથ મહાદેવ પાડ્યું રાખ્યું છે।
अगर आप वडोदरा में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि जागन्नाथ महादेव मंदिर कहाँ पर आया है, कहाँ स्थित है। लेकिन अगर आप वडोदरा से बाहर से कहीं से आ रहे हैं, यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, तो किस तरह से आप इस मंदिर में आ सकते हैं, तो यहाँ पर पहुँचने तक का जो पता है, जो एड्रेस है, वो भी उनसे जान लेते हैं। वरसर कलाली रोड, जागन्नाथ महादेव। जागन्नाथ महादेव मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर बड़े गणपति का मंदिर बनाया गया है और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो मूर्ति है गणपति बप्पा की वो कितनी खूबसूरत है। तो इस मंदिर को निर्माण कराने का जो विचार है वो कैसे आया, उसके बारे में हम यहाँ के विधायक योगेश पटेल जी से जानते हैं। खास तो पूज्य सावलीवाला स्वामी जी हम मेरा गुरु था। 92 में स्वामी जी इस धरती में न रहे। जागन्नाथ महादेव विश्वामित्री नदी के किनारे पुराना मंदिर है और नवनाथ का एक माना जाता है। स्वामी जी को इधर बुलाया था। शिव जी का मंदिर है जागन्नाथ महादेव। शिव जी का मंदिर में क्या होता है, जो पुजारी होता है वो पुजारी 25 साल, 50 साल, 60 साल शिव जी की पूजा करते हैं। बाद में जो उनका देहांत होता है तो एक डेयरी बना देते हैं और डेयरी में लिंग रख देते हैं। ऐसे इधर भी 25-30 डेयरी थी, यानी कि एक पुजारी की वही समझो 60-70 वर्ष, तो 330-40 समझो तो 300-400 वर्ष पहले मंदिर होगा। तो स्वामी जी ने मैंने बोला था कि आप इधर आओ और मेरे को थोड़ा गाइडलाइन करो। मैं इधर का भगत हूँ। मेरे ख्याल से मैं 75 से इधर आता हूँ। तो स्वामी जी इधर आए थे और सब घूमा थे और पहले ही मेरे को बोला कि एक सब डेयरी निकाल लो, एक अच्छा मंदिर बनेगा और आज से ही बनेगा, ऐसी बात किया था। बाद में हम जब भी रात को स्वामी जी के साथ बैठा था एक दिन, तो इस गणेश के बारे में एक बात किया था मेरे को। ये बड़ौदा में महाराष्ट्रियन बस्ती बहुत है। गणेश का मंदिर तो ऐसा पुराना बहुत है, मगर जागन्नाथ में भी एक मंदिर होना चाहिए। मगर इसकी विशिष्टता ये होनी चाहिए कि देश में बड़ा में बड़ा गणेश होना चाहिए और मार्बल का ही होना चाहिए। तो मैं सोचता था वो टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो पत्थर निकलता था खाने से पूरा 100 फुट 200 फुट अंदर से, तो जो निकलने की क्रेन होती थी वो देसी टाइप की। तो इनसे बड़ा पत्थर नहीं निकलता कि इतना बड़ी मूर्ति बनाने के लिए। तो मैं बहुत दफ़ा राजस्थान गया और कई दफ़ा मैंने कई से चर्चा किया कि मेरे को बड़ा में बड़ा गणेश बनाना है। वो टाइम पे तो मेरे ख्याल से 2004-5 में तो टेक्नोलॉजी पूरी आ गई थी, तो बड़ी बड़ी क्रेनों भी आ गई थी राजस्थान में। तो एक 28 टन का पत्थर, मैंने पहले तो बहुत दफ़ा कि भाई बड़ा में बड़ा पत्थर निकालो। तो मैं 2008 के 10 में गया था राजस्थान, तो बोले हम निकाल सकते हैं, तो आप निकालो, जो भी ऐसा होगा मैं दूँगा। तो 28 टन का पत्थर निकला। फिर हमने सोचा कहाँ बनाएंगे, तो राजस्थान के पास में एक गांव है जहाँ पूरा गांव में बस ऐसा कोतरकामी मूर्तियाँ ही बनती है।
और वहाँ से जयपुर आती है और जयपुर शोरूम में सब दिखती है। हम बहुत घूमे तो हमने सोचा कि वहाँ सस्ता पड़ेगा गांव में, और अच्छा कारीगर पकड़ा हमने और ये मूर्ति बनी। अच्छा। अभी लाने के बाद भी विचार किया कि ये इतना बड़ा गणेश अंदर कैसे बिठाएंगे, वो भी एक क्योंकि पूरा भारत में इतनी बड़ी मूर्ति लगाने के लिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि लाने का बनाना इजी है, बन सकता है, मगर वहाँ से इतना 500 किलोमीटर लाने का और इधर बिठाने का वो मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे को भाई भगवान पे रखो, जो होगा होगा। पैसा तो दे दिया, मूर्ति भी बन गई। और ये इसकी ये क्या है कि पहले हमने मूर्ति रखी इधर ने, बाद में मंदिर बनाया। अच्छा। मगर इतना बड़ा पत्थर, कितना आप देखो 2-2, 4-4 टन का पत्थर लगाए, मगर कई जगह पे डैमेज नहीं हुआ गणेश, एक भी थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ। बिठा के समय भी नहीं हुआ, पूरा मंदिर का काम हुआ तो भी कुछ नहीं हुआ। तो हम तो मंदिर मैंने घना कई मंदिर बनाए, मगर जब भगवान को बैठना है तो ही अच्छा काम हो जाता है। एक तो क्या होता है कि जो भगवान को बैठना ही नहीं होगा तो नहीं होता है कोई भी मंदिर। बिल्कुल। कई मुसीबत आती है, मगर जब भगवान सोच लेते कि अभी मेरा धाम इधर बने तो कोई मुसीबत नहीं आती। तो आज हमने आपको दर्शन कराए जागनाथ महादेव मंदिर के, और उसके साथ में यहाँ पर जो बड़े गणपति का मंदिर बनाया गया है वहाँ के भी दर्शन आपको करा दिए। साथ साथ इस मंदिर की स्थापना क्यों और कैसे कराई गई वो भी विधायक योगेश पटेल द्वारा आपको बता दिया गया। फिर से एक और बार हम आपके सामने आएंगे नवनाथ के एक और मंदिर के साथ और उस मंदिर से जुड़ी किसी पौराणिक कथा के साथ। अब तक हमने जितने भी नवरात्र की सीरीज़ करी है उन सभी सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप हमारे VNM TV न्यूज़ चैनल यूट्यूब को सर्च करेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको सारी सीरीज़ की लिंक अवेलेबल हो जाएगी। फिर एक और बार लौटेंगे नवनाथ महादेव मंदिर के साथ, तब तक जुड़े रहिए VNM TV के साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium.
3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आजकल हम एक शब्द सुन रहे हैं ज़्यादातर, सेफ स्पेस, और ये शब्द शायद बहुत कम लोग जानते होंगे मगर सुन ज़रूर रहे हैं। सेफ स्पेस, उसी को लेकर वडोदरा शहर के परिवर्तन सेंटर की ओर से एक वर्कशॉप आयोजित हो रहा है। इस वर्कशॉप के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी लेने वाली हूँ, मगर उससे पहले हम सेफ स्पेस के बारे में जानेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी है परिवर्तन की फाउंडर सुअचला कश्यप मैम। मैम, बहुत स्वागत है। हेलो गायत्री, थैंक यू सो मच कि आज आप इतनी महत्वपूर्ण बात पे मुझसे चर्चा करने आई हैं, और ज़रूर हम इसको आगे लेके जाएंगे। जी, तो मैंने जैसे कहा कि ये शब्द ज़्यादातर लोग सुन रहे हैं मगर बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता होगा। तो सबसे पहला यही सवाल है मेरा कि सेफ स्पेस को बढ़ावा देने, मेंटल हेल्थ वेलबींग का महत्व क्या है मैम? तो मैं गायत्री आपसे ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो इस दौर से हम गुज़र रहे हैं जी, एक हम डिसकनेक्टेड कनेक्ट की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों? हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम बहुत दूसरी गैजेट्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, लेकिन एक्चुअली हम बहुत अकेले हैं। एज अ सोसाइटी हम बहुत अकेले हैं। तो हमें ये ज़रूरत है, और ये मई का महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का भी महीना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बात को हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि सेफ स्पेस क्या होती है। सेफ स्पेस एक ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल स्पेस हो, वो वर्चुअल स्पेस भी हो सकती है। वो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है या जगह है जहाँ आप बिना जजमेंट अपनी बात रख सकते हैं, जहाँ पे आप खुल के अपने दुख दर्द बांट सकते हैं, और आप एम्पैथी से, इंक्लूजन से इन चीज़ों को किसी के साथ रूबरू होके शेयर कर सकते हैं। एक व्यक्ति, सिंगल इंडिविजुअल की हम बात करें या समाज की हम बात करें, तो सेफ स्पेस कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाएं और उसे कंटिन्यू कैसे रखें, उसको बरकरार कैसे रखें? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने गायत्री जी। अब देखिए, पहले क्या था, अब मैं इस सवाल को दो भागों में बांटूंगी कि पहले हमें अक्सर परिवार में ही ऐसी जगह मिल जाती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, जहाँ पे हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि बात करने से प्रॉब्लम का हल निकलता था, लेकिन आज वो जॉइंट फैमिलीज भी बिखर गई हैं। तो वहाँ आता है रोल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का, जिसमें कई किस्म के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं। आपको उनकी ज़रूरत हर जगह ज़रूरी पड़ने लगी है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, मतलब किस किस्म की तकलीफ़ है किसी इंसान को, उस हिसाब से हमें ये एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम आगे कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ को हम किस तरह से सस्टेन करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेज उसका है अवेयरनेस। हमें इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ है तो आप कहाँ जाके इस बात को कह सकते हैं। अक्सर क्या होता है गायत्री कि लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मेंटल हेल्थ को वो एक अभी तक एक कलंक या एक स्टिग्मा मानते हैं, इसलिए बात करने के लिए, खुलासा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये स्पेस की जो हम बात कर रहे हैं वो एक इन बिटवीन होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, और फिर आपको किस तरह की तकलीफ़ है उसके हिसाब से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल। तो अभी एजुकेशन और वर्क प्लेस पर सेफ स्पेस की भूमिका क्या है और कैसे उसे तैयार करें? बहुत ज़रूरी है ये। आजकल देखिए कुछ बदलाव तो ऐसे थे जो कोविड के बाद आए हैं। जी। अब वर्क फ्रॉम होम वाली जब सिनेरियो हुई थी, जब सबके सब बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सब एक ही जगह में एकत्रित थे, तो क्या हो रहा था कि कुछ नई इमोशंस बाहर निकले। जी। अब वापस हम 5 साल पुरानी हो गई है वो बात, वापस हम वर्क स्पेस पे आ गए हैं, एजुकेशन में आ गए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वही बात जो मैंने वर्ड कहा, कनेक्ट, एक कनेक्ट बनाने की जो तकलीफ हो रही है, वो हमें ये कहती है या हमें ये दिखाती है कि बहुत ज़रूरी है ये सेफ स्पेस होना। और बार बार मैं ये दोहराना चाहूँगी कि सेफ स्पेस जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल स्पेस हो। इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यू कैन रीच आउट टू। किसी भी वक्त आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं, आप अपनी कोई भी मतलब दिली इच्छा भी कह सकते हैं, और वहाँ से उसको आपको एक सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। तो एजुकेशन में, जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजेस में आप देखेंगे गायत्री जी, द लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ अनबिलीवेबल। हमारा ये रोज़ का काम है और हम देखते हैं कि 10 साल के बच्चों से लेके 25 साल के यंगस्टर्स भी स्ट्रेस्ड आउट हैं। वर्क प्लेस में भी यही है, क्योंकि आपको डेडलाइंस मीट करनी है, आपको आपके बॉस के साथ एक रिश्ता बना के चलना है, और वो भी पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में। तो वो एक जो है ना, मतलब आपको एक तरह की तकलीफ देता है, जिसकी वजह से फिर आप एक रोबो की तरह काम कर रहे हैं, आप इंसान थोड़े से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा बढ़ता है, बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। आप देखेंगे हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो ये सेफ स्पेसेस हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में हो, और उसमें एक्सपर्ट्स के साथ मिल के हम कम्युनिटी को हेल्प करें। आपने कम्युनिटी की बात की, तो अभी कम्युनिटी में इसकी जागरूकता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, उसमें मीडिया के ज़रिए, ऐसे अलग अलग वर्कशॉप के ज़रिए, इस तरह की बातों के ज़रिए इसकी जागरूकता की जो ज़रूरत आन पड़ी है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो गायत्री, आप तो मीडिया से हैं और बखूबी मतलब उस रोल को निभा रही हैं सालों से, और आपका एक ऐसा मीडियम है जो फिर मैं यहाँ 2 चीज़ें कहूँगी कि इस मीडियम पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को एक बेस बना के अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी जो हमारा जो सपना है, हमारी जो एम है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सो मीडिया प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो एक वॉचडॉग भी है, जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन उसका काम थोड़ा सा ड्यूटी बाउंड भी होता है कि जो समाज में चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंज को मद्देनज़र रखते हुए किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। एक बात ये है, मीडिया वहाँ काम आता है। और कम्युनिटी की जहाँ बात रही, तो जो जैसे मैंने पहले कहा कि फैमिली में ही कम्युनिटी हमें मिल जाती थी, लेकिन अब फैमिली ही 2 या 3 लोगों की होके रह गई है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर उस किस्म के लोगों को ढूंढें जो कोलैबोरेट करके इस चीज़ को, इस समाज को इतना प्रबल बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज मिटाने का, मैं कहती हूँ, मौका मिले, या वो सशक्त समाज हम तैयार कर सकें। बिल्कुल इसके थ्रू जो मेंटली हेल्दी है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि जिम्स आपको चाहिए हर कोने पे मिल जाते हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। मेंटल जिम बहुत कम है, तो मेंटल जिम भी अगर हम एक प्रोवाइड कर सकें तो, और एकदम क्रिएटिव वे में, एस्थेटिक वे में, मतलब ये मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूँगी कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट वी सी, कि भैया सिर्फ वहाँ पे आप तकलीफ लेके ही जा रहे हैं। आप एक अपना डिज़ायर लेके भी जा सकते हैं, आप अपने कुछ ख्याल भी शेयर कर सकते हैं। सो इट्स मोर लाइक एड्रेसिंग अ क्रिएटिव स्पेस एंड देन गेटिंग इनटू द मेंटल स्पेस, क्योंकि वो हमारी जो एक
कनेक्शन की जो मैं बात करती हूँ वो कम होता जा रहा जी। है और अकेलापन इस समाज में बढ़ रहा है, जो हम एज अ कंट्री बहुत प्राउड थे कि इंडिया में तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन अब आप देखेंगे तो लोनलीनेस के केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं। इसलिए वर्क प्लेस में, एजुकेशन स्पेसेस में और कम्युनिटी में एक सेफ स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बताया कि सेफ स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब सेफ स्पेस वर्कशॉप, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो हम जान लेते हैं, और ये कब होने जा रहा है उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल। तो हम 25 मई को एक ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि आप व्हाट्सएप पे और गिवन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर सकते हैं। वर्कशॉप इस किस्म की होगी कि बिल्कुल इंटरैक्टिव, जिस तरह से हमने बात की कि क्यों, पहले तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेफ स्पेस, क्योंकि ये कहना आसान है लेकिन वहाँ तक लोगों को लाना और अपनी बात पेश कर सकें वो बहुत मुश्किल होता है। सो हमारा फर्स्ट लेवल है अवेयरनेस क्रिएट करना, और उसके बाद हम एक सीरीज़ करने वाले हैं गायत्री जी, अलग अलग टॉपिक्स पे जो कनेक्टेड होंगे मेंटल हेल्थ से। एंड ये वाली जो वर्कशॉप है वो हमारी टेक्निकली कम्युनिटी के लिए फर्स्ट है, बट इस तरह का काम हम ऑलमोस्ट एवरी डे करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं। बट इस बार हमने सोचा कि बड़ौदा के लिए ओडिसी में गोत्री रोड पर हम एक डिफरेंट स्पेस पे इस चीज़ को लेके जाते हैं, जहाँ पे 16 साल से मिनिमम एज 16 साल है इसकी, और अपर एज कुछ भी नहीं है। जी। सो अ सेट ऑफ experts are going to conduct it, and do try to attend it, and you will not regret it. सही कहा मैम ने कि ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, और हम सेफ स्पेस ढूंढते रहते हैं, मगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना और कैसे उसकी तलाश हमारी ख़त्म हो, ये वर्कशॉप में हमें ये ज़रूर सीखने मिलेगा। परिवर्तन की एक और टीम मेंबर शिराली कूपर, जो दुबई से इस वर्कशॉप में कुछ एज एन एक्सपर्ट बताने वाली है, वो क्या कहती है इस सेफ स्पेस वर्कशॉप के बारे में, वो भी जान लेते हैं। आज मैं बात करूँगी अबाउट सेफ स्पेसेस। सेफ स्पेस एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ हर एक इंडिविजुअल एक्सेप्टेड फील करता है, जजमेंट फ्री फील करता है और अपने मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को ओपनली डिस्कस कर सकता है। एक क्वेश्चन आ रहा है मन में that how do safe spaces contribute to reducing the stigma around the topic of mental health? तो हम अगर उसको ओपनली डिस्कस करते हैं, एक जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट देते हैं, हम नॉर्मलाइज करते हैं मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बातें करना, तो ही हम इस स्टीरियोटाइप को एंड कर सकेंगे। बात करके ही एनकरेजमेंट मिलेगी कि हम नॉर्मलाइज करें, मेंटल हेल्थ एक बीमारी नहीं है, एक स्टिग्मा टॉपिक नहीं है। ऑल्सो हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं जो सपोर्टिव है, जो हमारे वेलबींग के लिए अच्छी है। हम आगे की आने वाली सीरीज में टॉपिक्स लाइक बाउंड्रीज, क्रिएटिंग बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस, क्रिएटिंग मेंटल हेल्थ सेफ्टी किट्स फॉर यू एंड पीपल अराउंड यू, ऐसी सारी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। अब एक और टीम मेंबर है परिवर्तन की, कृपा शाह से हम और जानकारी इसके बारे में लेने वाले हैं, उनसे अब बात करते हैं। कृपा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सेफ स्पेस के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो क्या है समाज में? आजकल इस चीज़ों को लेके लाइक मेंटल हेल्थ ओवरऑल टॉपिक को लेके बहुत सारी गलतफहमियां, बट पर्टिकुलरली अगर सेफ स्पेस को देखने जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि सेफ स्पेस ऐसा कि चीज़ों से एस्केप करना जी, बट टेक्निकली वो एस्केप नहीं होता है। इट इज़ दैट आप एक अपनी स्पेस बना रहे हो जहाँ कोई जजमेंट नहीं है, ना कोई फियर है, आप खुल के बात कर सकते हो। जी। और आपको उस चीज़ को मतलब उस एरिया में, उस स्पेस में चीज़ें वो प्रेजेंट होगी और वैसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ आपको अपने हिसाब से जो कनेक्ट आप जिस चीज़ों से कर पा रहे हो, या जैसे कि म्यूज़िक हो गया, फिर किसी की कोई जर्नलिंग कर लेता है इस चीज़ों को लेके, तो यू ट्राई टू डू वो सारी चीज़ें जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आप उस चीज़ को फेस कर सको, ना ही एस्केप कर सको। जी। या ओके, सो
कुछ ऐसे एग्जाम्पल कुछ दे सकते हो, कोई सक्सेस स्टोरी दे सकते हो जिससे बहुत आसानी से सब लोग समझ सके सेफ स्पेस के बारे में? सो रिसेंटली मैंने अभी एक स्टडी देखी थी एक स्कूल के रिगार्डिंग, जिसमें ये चीज़ बताया गया था दैट पहले लाइक अभी फ़िलहाल साइकोलॉजिस्ट का पार्ट ऑफ इन एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में उन लोग का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है बच्चों को लेके, टीचर्स को लेके, ओवरऑल स्कूल पूरी टीम को लेके। सो जो रिसर्च मैंने देखी थी वो स्कूल के बारे में ही थी दैट स्कूल वालों ने ये चीज़, एक पीयर सपोर्ट ग्रुप होता है, देन टीचर्स आराम से बात कर पाए, ऐसी एक स्पेस क्रिएट की थी। नॉट पर्टिकुलरली हम सेफ स्पेस बोल सकते हैं बट एक स्पेस क्रिएट की थी, और जिसके उधर से जहाँ से उन लोग को ये चीज़ जानने मिली, बच्चों को जानने को मिला, टीचर्स को जानने को मिला वो चीज़ के जैसे कि बुलिंग हो गया। अब दैट इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट मोस्टली स्कूलों में, कहीं बाहर आता है और कहीं नहीं भी आता है। तो जब उन लोग ने ये चीज़ प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की टीचर से लेके बच्चों तक, तब उन लोग को पता चला कि एक्चुअली में उनकी स्कूल में ही कितने इश्यूज़ हैं। एंड आफ्टर दैट उन लोग ने ये ट्रायल रन किया, एंड ट्रायल रन के बाद उन लोग को पता चला, द डेटा सेज दैट ओवरऑल के 50 to 60% उनके ओवरऑल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया है। बच्चों के पॉजिटिव अप्रोच से लेके, टीचर के साथ के कम्युनिकेशन से लेके, वो सारे चीज़ों में डिफरेंस आ चुका है। सो अगर हम इन अ वे, अगर हम वो सेफ स्पेस ओवरऑल भी क्रिएट करते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां हम उन लोग को उस तरीके का एक चीज़ प्रोवाइड करें जहां वो लोग आके खुल के बोल सकते हैं, ना कोई फियर ऑफ जजमेंट, ना कुछ भी हो, तो जहां वो बोलेंगे कि हाँ वो खुद मैं बन सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सोसाइटी क्या बोलते हैं भाई आपको बेटा बनना है, आपको स्टूडेंट बनना है, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं बन सकता हूँ उस जगह पे। दैट इज़ मोर अबाउट सेफ स्पेस। वाह, दैट्स ग्रेट। कैसे बना सकते हैं एक आम इंसान अगर चाहे समाज में, तो सेफ स्पेस कैसे बन सकती है, कैसे तैयार करें? सो सेफ स्पेस के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला दैट अब सेफ स्पेस कैसा होता है ना, इट इज़ मोर लाइक वो कस्टमाइजेबल है जी। अब अगर किसी और को बाहर घूमना इज़ द सेफ स्पेस, गार्डन में रहना इज़ द सेफ स्पेस, बट किसी लोगों को सिर्फ अपने एक रूम में रहना, जहाँ प्रोबेबली आप शायद जर्नलिंग कर ली, आपने अपना फेवरेट म्यूजिक सुन लिया, आपने ऐसी एक्टिविटीज़ कर ली या ऐसी एक्सरसाइजेज जो आती है जो हम वर्कशॉप्स में भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें कर ली तो आपको उस चीज़ से कामनेस मिल पाएगी। आपको जिस चीज़ों के इशू आ रहे हैं जो आपने शायद अभी तक किसी को शेयर नहीं कर पाए हैं, वो चीज़ आप अपने साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हो मोस्टली। तो दिस इज़ हाउ वी विल ट्राई टू, मतलब चैलेंजेस आर देयर कि चैलेंजेस जैसे आएंगे आगे जाके कि भाई आप कैसे करोगे। सो वर्कशॉप में भी हम ये क्लियर करने वाले हैं दैट आप उस चीज़ को फेस कैसे कर सकते हो। हमको किसी चीज़ को ऐसे कारपेट के नीचे डाल के इग्नोर तो करना नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ दैट उस चीज़ में अगर हम बता दें एग्जैक्टली स्टेप वाइज कि हाँ अगर आप इतनी चीज़ें करोगे देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हाँ आप अपनी सेफ स्पेस क्रिएट कर पाएंगे जी, क्योंकि वो हर एक इंसान से रिलेटेड होती है जी। तो ये वर्कशॉप में जो लोग सेफ स्पेस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उसे कैसे अपनाएंगे इंडिविजुअल और कम्युनिटी में, क्या सीख कर जाएंगे, किस तरह से वो तैयार होकर जाएंगे सेफ स्पेस को बनाने के लिए? हाँ, सो जैसे कि हमारी वर्कशॉप मैम ने भी बोला दैट इंटरेक्टिव सेशन टाइप होने वाली, इट्स लाइक डिस्कशन कि हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सामने वालों का पर्सपेक्टिव क्या होगा, उन लोग को क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो इट इज़ मोर लाइक अ डिस्कशन इंस्टेड ऑफ जस्ट अ वर्कशॉप के हम बोलेंगे और वो लोग सुनेंगे, वो बहुत कॉमन हो चुका है। सो इन दैट देर आर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ जो हम उन लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग ने ये चीज़ बोला भी है कि हमारे साइड से सरप्राइज गिव अवेज होंगे जी या सो सरप्राइज गिव अवेज में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप वो चीज़ यूज़ करके अपनी खुद की एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो फिजिकली। फिर हो गया वर्चुअली के मतलब सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इस टाइम पे हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा दैट इज़ गोइंग अराउंड मेंटल हेल्थ। तो उस चीज़ की वजह से हम लोग ने वो चीज़ें ऐसे लाइंड अप की है कि आप अपने तरीके से भी यूज़ कर सकोगे, और अगर आपको एक्सटेंड हेल्प ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे साइड से उस चीज़ों का भी पाथ ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ग्रेट या सो क्या कहोगे ऑडियंस को इस वर्कशॉप में
जुड़ने के लिए? बस मैं उतना कहूँगी दैट प्लीज़ डू कम, आई एम श्योर दैट यू विल नॉट रिग्रेट इट। और अगर आप आओगे तो आप डेफिनेटली हमको वापस मिलने आओगे, बिकॉज हमारी जैसे कि हमने बोला कि हम सीरीज़ वाइज करने वाले हैं, तो देयर विल बी डिफरेंट सीरीज मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग और उसके वो टॉपिक के अलग अलग रिगार्डिंग भी। सो प्लीज़ डू कम एंड डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट इट एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। एक बहुत नई चीज़ होने जा रही है। वैसे कश्यप मैम ने भी वही कहा कि ये खैर नया कुछ नहीं है। हम जब परिवार में जिस तरह रहते थे, अब वो इतना बड़ा परिवार नहीं रहा, हमारे पास समय नहीं रहा, बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं, दूसरी चीज़ों से हम बहुत घिर गए हैं, तो सेफ स्पेस की तलाश में हम हैं। तो ये तलाश यहाँ परिवर्तन के इस सेफ स्पेस वर्कशॉप में शायद हमारी ख़त्म हो सकती है। तो ज़रूर से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां हमें समाज को मेंटली हेल्दी बनाने की एक कोशिश है परिवर्तन की ओर से, और समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी ये परिवर्तन की कोशिश है। तो ज़रूर से हमें इस वर्कशॉप में जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे ख़याल हैं जिसे हम शायद एड्रेस नहीं करते। तो ये सेफ स्पेस में वो सारी चीज़ें हमें सीखने जानने मिलने वाली हैं कि इग्नोर करने से, जैसे कहते हैं ना कि आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती, तो कोई चीज़ को इग्नोर करने से उसे हम छूट नहीं जाते, वो हमारा पीछा ज़रूर करती हैं। और हमें हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी कहते भी थे कि जिस चीज़ से आप जितना भागोगे उतना वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो नहीं भागना है, सिर्फ भाग के पहुंचना है सेफ स्पेस वर्कशॉप में, जो 25 मई होने जा रहा है वडोदरा शहर में। तो जुड़िए इस वर्कशॉप में और सीखिए कुछ नई चीज़ें खुद के लिए, मेंटली हेल्दी होने के लिए। नमस्कार। Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश भर में वैसे लोकसभा चुनाव का माहौल छाया हुआ है और जब चुनावी माहौल आता है तब मुद्दों पर बात होती है
और सबसे बड़े मुद्दे जो होते हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार जो है, अभी की सरकार है या पीछे की सरकार, शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है और इसीलिए शिक्षा से जुड़ी समस्याएं सालों से भारत में चलती आ रही है। उन्हीं में से एक है फीस निर्धारण की बात कि प्राइवेट स्कूल जो हैं लगातार फीस बढ़ाती जा रही है और सरकार का कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। वैसे कंट्रोल है लेकिन स्कूल्स जो हैं अपनी मनमानी पर उतर आई हैं और इसी वजह से आज एक बहुत महत्वपूर्ण अहम मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूं और वो है गुजरात मॉडल और राजस्थान मॉडल। अलग अलग राज्यों में शिक्षा के क्या मॉडल है और शिक्षा के ये जो मॉडल है वो कैसे काम करते हैं, साथ ही क्या क्या उसमें प्रावधान है और क्या प्रावधान होने चाहिए। गुजरात मॉडल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री यहाँ थे और प्रधानमंत्री देश के बने 10 साल पहले, तब उन्होंने गुजरात मॉडल को पूरे देश में प्रोजेक्ट किया। लेकिन गुजरात मॉडल की बहुत सारी सच्चाई अब सामने आ गई है। उसी में से एक है शिक्षा, एजुकेशन का मुद्दा। बहुत सारा काम करना बाकी है जिसमें इस 10 सालों में भी काम नहीं हो पाया है। FRC कमेटी के बाद का विरोध हमेशा होता रहा है। FRC कमेटी फीस कुछ और तय करती है और स्कूल्स फीस कुछ और लेती है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी जिसे होती है वो अभिभावकों को होती है। पहले 2, 4, 6 बच्चे होते थे तब भी पढ़ लिख कर अच्छा कर लेते थे, लेकिन अभी एक एक बच्चे को पढ़ाना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। वहाँ ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। अगर आपको KG क्लास में भी बच्चों को रखना है तो आपको कम से कम हर साल 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आप सोचिए KG क्लास से ही अगर इस तरीके की हाइप वाली फीस शुरू हो जाती है तो वो आगे चलकर कहाँ जाती है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि शिक्षा का ये जो मॉडल है गुजरात में उसे किस तरह से बदलने की जरूरत है। मेरे साथ खास 3 मेहमान है। मेरे साथ किशोर पिल्लाई हैं जो प्रेसिडेंट है ये वडोदरा के पेरेंट्स एसोसिएशन के। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद कुमार खुमाण है जो सदस्य है, कमेटी मेंबर है वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के और एक अभिभावक भी है। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है दर्शना जोगलेकर, ये भी वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की कमेटी मेंबर है और साथ ही पेरेंट भी है। मैम आपका भी स्वागत है। किशोर जी आपसे शुरू करेंगे। गुजरात मॉडल की शिक्षा की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव में शिक्षा का मुद्दा तो कहीं बहुत ज्यादा उठा ही नहीं है। सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो हम सब जानते हैं। हमारे में से किसी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। हमने शायद वो माइंडसेट ही कर रखा है कि वहाँ सिर्फ गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें भी अच्छा एजुकेशन मिलता है कि नहीं, उस पर एक बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन गुजरात मॉडल वर्सेस राजस्थान मॉडल का ये जो चर्चा सामने आई है उस पर क्या कहेंगे? शिक्षा का जो ये मॉडल है उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग किस तरीके के प्रावधान हैं? एक्चुअली गुजरात में जो एक्ट पास हुआ जी, उसी तरह राजस्थान में भी रिसेंटली एक्ट पास हुआ। दोनों का अगर कंपैरिजन आप करोगे, शिक्षण के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पेरेंट्स होते हैं जी, वाली होते हैं। तो जब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर और कंज्यूमर जो पेमेंट पैसा जो खर्च करती है वो पेरेंट्स होते हैं, तो उनको उनका आवाज सुनना चाहिए। जैसे कि गुजरात के अंदर पहले दिन से 2017 में जब से ही एक्ट पास हुआ तब से लेके आज तक वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन और हमारे अदर अन्य सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस गुजरात के अंदर हमारी मांगनी है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन, पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी जगह पर फी फिक्सेशन कमेटी के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी एक जगह पर पेरेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है जी, ना ही हमारा आवाज वहाँ पे सुनने में आता है। राजस्थान मॉडल जो आपने जिक्र किया उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे वहाँ पे 3 लेवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में पेरेंट और टीचर्स और पेरेंट्स मिलके एक कमेटी है। उस कमेटी को डिसाइड करना है कि उस स्कूल का फीस क्या होगा जी। तो XY स्कूल का पेरेंट्स, उनको पता है वहाँ पे कितना खर्चा होता है, क्या क्या फैसिलिटी होता है, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि उनका स्कूल के साथ ताल्लुकात है। तो वहाँ पे कुछ गलत आंकड़ा बना के या गलत फैसिलिटी लेके फीस का मंजूरी नहीं हो सकती। मैनेजमेंट को मीटिंग बुलाना पड़ता है, उनका प्रपोजल पेरेंट्स और टीचर्स बना के जो कमेटी है, और कमेटी की रचना भी वहाँ पे कैसे ड्रॉ सिस्टम से होता है।
इट इज नॉट कि स्कूल मैनेजमेंट को फलाना चेहरा अच्छा लगा, हुआ जूरी वाला कोई चेहरा अच्छा, ऐसा नहीं, ड्रॉ सिस्टम में से 15 जन का अगर इंटरेस्ट है उसमें से ड्रॉ सिस्टम में से पेरेंट्स का निमणूक होता है, पेरेंट्स और टीचर्स बैठ के स्कूल का फीस डिसाइड होता है। दिन 30 के अंदर अगर फिक्स नहीं होता है तो एक डिविजनल कमेटी है वहाँ पे, उसमें भी 2 पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो स्कूल स्तर पर अगर एक यूनानिमस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उनका उच्च जो कमेटी है वो डिविजनल कमेटी में जा सकते हैं। उसके बाद में रिवीजन कमेटी, वहां पे भी 2 पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। हर एक लेवल पर 2 या ज्यादा पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे पेरेंट्स की आवाज और उनके दुख और उनके जो डिमांड है सुनने में आता है जी। और लोकशाही में और कोई भी अच्छा गवर्नमेंट को अगर परफॉर्म करना है तो स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना, उनका मुद्दे सुनना पड़ेगा, उनका तकलीफ सुनना पड़ेगा और फिर निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। ये बेसिक डिफरेंस है और बहुत जरूरी हो जाता है कि पेरेंट्स, पैसे तो पेरेंट्स को देने हैं कि कौन से स्कूल में किस सुविधाओं के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए। स्कूल जो हैं अलग अलग सुविधाओं के नाम पे या अलग अलग खर्च के नाम पर अचानक जब फीस को बढ़ा देते हैं, पेरेंट्स वहां से बच्चों को निकाल भी नहीं पाते हैं, दूसरी स्कूलों में एडमिशन मिलना भी उतना मुश्किल होता है। ऐसे में पेरेंट्स की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कितना जरूरी होता है कि स्कूल पेरेंट्स मीटिंग अब हर स्कूल करता है, लेकिन कभी भी खर्च के बारे में उस मीटिंग में डिस्कस नहीं होता है। कितने स्कूल ऐसे होते हैं जो ये डिस्कस करते हैं कि हमारा ये एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इसलिए हम फीस जो है बढ़ा रहे हैं। विनोद जी हमारे साथ है। सर, आपके पास बहुत सारे किस्से आते होंगे, कभी कोई स्कूल ऐसा होता है जो पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग होती है उसमें ये डिस्कस करे कि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है और इसलिए हम आपकी फीस बढ़ा रहे हैं? हमारे ध्यान में ज़्यादातर यही आया है कि पेरेंट्स टीचर का जो एसोसिएशन है वो स्कूल के जो नज़दीकी स्टूडेंट है उसके जो पेरेंट्स है, जो खास पेरेंट्स है, जो स्कूल से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे पेरेंट्सों को लेकर ही ये लोग पीटीए बनाते हैं। अच्छा। ये कोई ओपन इलेक्शन नहीं करते हैं या ऐसा डिक्लेरेशन नहीं करते हैं कि किसको बनना है, इलेक्शन कैसे करके बनाना है, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादातर हमारे ध्यान में आया है। और हम अभी आ जाते हैं एफआरसी की बात के ऊपर। तो एफआरसी का मुद्दा ऐसा है कि 2017 में रूपाणी सरकार थी, उन्होंने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अभिभावकों को अपनी सरकार की ओर खींचने के लिए एक एफआरसी की रचना की और उन्होंने 2017 में एफआरसी डिक्लेयर किया। तब जाके आज तक हमको ये लगा है कि एफआरसी है जो वो सरकार के गले की हड्डी बन गई है। सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और इसको हटा भी नहीं पा रही है और स्टेट एफआरसी के ऊपर ही बहुत अच्छा काम कर रही है। जबकि गुजरात हमारा मॉडल, आपने बताया मोदी जी ने गुजरात को मॉडल बनाया, लेकिन जो 2 जरूरी इंपॉर्टेंट जो स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये 2 चीजों के ऊपर आज भी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं, स्ट्रक्चर का जो रिनोवेशन होता है, स्ट्रक्चर का जो मोटिवेशन होता है, उसको डिक्लेयर कर रहा है, वो बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, लेकिन जो बेस होता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है वो चीज बाहर नहीं आ रही है। और इसी को लेकर अभिभावक आज भी दुखी है। गवर्नमेंट स्कूल है दिन भर दिन खत्म होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को ये लोग मोटिव करते आ रहे हैं। हमने पहले भी आरोप लगाया है और आज भी हम आरोप लगा रहे हैं कि ज्यादातर स्कूल्स जो भी सरकार में बैठे हैं, कोई भी सरकार हो, हम किसी भी सरकार का नाम नहीं लेते, वो सबको मालूम है कि कौन सी स्कूल किसकी है और सरकार में उसका क्या होदा है। तो इन लोगों की से मिली भगत की वजह से अभिभावक दुखी है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। कोई इसके ऊपर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। सरकार से हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हम आवेदन पत्र दे रहे, धरना दे रहे, हम लोगों ने मेल किया, फिजिकल जाके मिले, बहुत सार हमने अलग अलग तरीकों से इन लोगों से मिलने की रजूआत करने की कोशिश की है। सरकार को भी सभी चीजें मालूम है, लेकिन सरकार को हमें ये लगता है कि जैसे अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी है और बच्चे और उनके अभिभावक के लिए जैसे कुछ करना ही नहीं है, ऐसा माहौल हमने देखा है। और हमने पिछले महीने एफआरसी कमेटी की इसीलिए दुखी होकर, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे दुखी होकर हमने श्रद्धांजलि दे दी, वहां तक हम दुखी है। लेकिन जब ये राजस्थान मॉडल के बारे में हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको ये लगता है कि जब हमारा गुजरात मॉडल है, मोदी जी का गुजरात मॉडल है, तो राजस्थान की तरह गुजरात में भी काम क्यों नहीं हो रहा है, ये लोग क्यों काम नहीं कर रहे, ये हमारी एक वेदना है।
बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स बहुत पीड़ित हैं क्योंकि एक या दो बच्चे को पढ़ाकर अच्छा एजुकेशन देना, वो बच्चा पढ़कर देश का नाम ही रोशन करने वाला है, कहीं ना कहीं देश की उन्नति में ही अपना सहयोग देने वाला है। उसके बावजूद उसे अच्छा एजुकेशन ना सरकार दे पा रही है। पेरेंट्स का तो कहीं ना कहीं ये ड्यूटी ही बन जाता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे, और उसके लिए पेरेंट्स हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब पेरेंट्स की अब जब नई स्कूल खुलेगी तो नई नई चीज़ें लेने की बारी आएगी। बच्चों के बुक से लेकर किताबें, उनके यूनिफॉर्म, उनके बैग्स, उनके शूज़, इन सब में हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, और हर पेरेंट हर बार ये जो मुद्दा है उससे जूझता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को नई नई चाहिए और पर्टिकुलर दुकानों से ही चाहिए। आपको यूनिफॉर्म पर्टिकुलर दुकानों से ही मिलेंगे, आपको बुक्स भी दूसरी दुकानों से नहीं मिलेगी। वैसे जो गुजरात मॉडल का बात है, शिक्षा मॉडल की जो बात है, उसमें ये स्पष्ट है कि स्टेशनरी आपको पर्टिकुलर कहीं से भी लेने पर आप फोर्स नहीं करते पेरेंट्स को। लेकिन मैम, आप हमारे साथ हैं, आप बहुत सालों से इसी क्षेत्र में काम भी कर रही हैं। आपको लगता है कि ये स्टेशनरी वाली जो बात है कि आपको यहाँ से ही नहीं लेना है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, ये कहीं अमल होता है? नहीं, कहीं नहीं अमल होता है। सब स्कूल खुद की ही स्टेशनरी के लिए रिक्वायरमेंट और लिफलेट दे देती है, वही दुकान से हमें लेने पड़ते हैं। प्लस यूनिफॉर्म के लिए भी वही है, और किसी की यूज़ की हुई बुक भी हम नहीं ले सकते। ऐसी सारी जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, CBSE से लेके गुजरात बोर्ड की बड़ी स्कूल है, वो वही पेरेंट्स को वही बोलती है, नहीं हमारे यहाँ से कंपलसरी लेना पड़ेगा। अगर ब्लैंक बुक होगी फिर भी वो नहीं यूज़ करने देते किसी को, और हमेशा बोलते हैं हम जो बोलेंगे वही आपको करना है, अदरवाइज हम आपको आपके बच्चों को आगे आने ही नहीं देंगे। उस तरह से उनकी बात होती है। आप सोचिए, स्कूलों में भी पॉलिटिक्स और स्कूलों में भी मिली भगत। किशोर जी, आप एडवोकेट भी हैं, ये जो स्टेशनरी वाला मैंने मुद्दा उठाया, उसमें गुजरात मॉडल और राजस्थान मॉडल, शिक्षा मॉडल क्या कहता है? एक्चुअली राजस्थान मॉडल का अगर मैं बात करूं तो उसमें 1 महीना पहले बुक्स का लिस्ट पब्लिश होता है जी, और 1 महीने के अंदर पेरेंट्स कोई भी स्कूल में जाके इस बुक्स को आप खरीद सकते हैं। 30 महीना पहले, 30 दिन पहले, तो उनके पास काफी टाइम मिलता है, और मार्केट में जाके कोई भी दुकान से, किसी का मोनोपोली वहां पे नहीं होती। बड़ौदा के अंदर मैं बात करूं, गुजरात का हर एक जगह पे तो मुझे पता है, बड़ौदा के अंदर बात करूं, हर एक स्कूल का टाई अप कोई बुक स्टोर के साथ में, और परसेंटेज फिक्स होता है कि इतना बुक्स का सेल होगा, इतना परसेंटेज जी, और मेरे हिसाब से वॉल्यूम को ऊपर सुपर डिस्काउंट भी मिलता होगा। अभी ये सब अब शायद राजस्थान मॉडल जब पास हुआ तब NCPCR का मैं जिक्र करूं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने इस बार कंपलसरी नोटिफिकेशन बाहर पड़ा है, जिसमें उन्होंने आदेश दिया हर एक स्टेट को, सीधा चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि हर एक स्टेट में CBSE के अंदर NCERT बुक्स और स्टेट बोर्ड के अंदर स्टेट SCERT बुक्स कंपलसरीली लागू करना है, और इसके अलावा कोई भी बुक्स आप फोर्स नहीं कर सकते। तो बड़े हद तक मेरे हिसाब से हर एक स्टेट में, भारत के हर एक स्टेट में ये जो बुक्स का लेके जो मनमानी हो रहा है, या कमीशन बेसिस सेल्स हो रहा है, या अलग अलग पब्लिशर्स को प्रमोट करने का जो गलत तरीका है, वो सब एक हद तक बंद होगा अगर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन NCPCR का अगर होता है तो। बिल्कुल सही बात है। सर, आपको लगता है कि हर एक स्कूल में स्कूल स्तरीय फीस कमेटी होनी चाहिए, ताकि वो मिलकर, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना तो चाहते ही हैं, तो अगर अच्छी फैसिलिटी स्कूल वाले दे रहे हैं तो कोई पेरेंट्स मना नहीं करेगा। आपको लगता है एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए कि स्कूल वाले बैठे, पेरेंट्स बैठे और साथ मिलकर फीस तय करें? एब्सोल्युटली। हम लोग ने ये प्रपोजल फर्स्ट जब 2017 में जो पास हुआ था, भूपेंद्र सिंह चुड़ामा साहब थे, उनको भी हम लोग ने प्रपोज किया कि स्कूल लेवल में पेरेंट्स और टीचर्स बैठ के आपस में टेबल पर बैठ के यूनानिमस डिसीजन अगर हो पाएगा, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर चर्चा करते हुए एक मैच्योर डिसीजन पर अगर आता है तो सबसे बढ़िया रहेगा। और डिस्प्यूट रिट्रेसल के लिए फिर उसको ऊपर तो कमेटी, जैसे कि राजस्थान की बात करो, डिविजनल कमेटी तो है ही जी। तो ये एक उत्तम प्रपोजल होगा स्कूल स्तर पर, पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन के साथ बैठ के चर्चा और डायलॉग डिबेट से अगर एक स्ट्रक्चर नक्की हो सकता है, तैयार हो सकता है, तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्या राजस्थान मॉडल में ऐसा कोई प्रावधान है? राजस्थान मॉडल में स्कूल लेवल में कमेटी कंपलसरी है। अच्छा। जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स, मैनेजमेंट्स को मीटिंग बुलाना पड़ता है, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट को, जिसमें पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव, टीचर्स और मैनेजमेंट के लोग बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करने में फेल हुआ, समझो कि मतभेद ज्यादा है और डिसाइड नहीं कर पाए, तो उन ऊपर का कमेटी में रेफर कर सकते हैं जी। सर, क्यों लगता है आपको कि राजस्थान मॉडल है वो शिक्षा के आधार पर बहुत अच्छा काम कर रहा है? क्या वजह मानते हैं इसकी?
देखिए ये एक्चुअली मैं तो डीपली स्टडी किया, वहाँ पे पॉलिटिकल कंपल्शन है। जैसे कि आपने अगर पॉलिटिक्स वहाँ का स्टडी किया हो 30 साल पहले की बात नहीं, आजकल जो लास्ट 5 साल हर 5 साल में सरकार बदलती है, कभी वसुंधरा कभी गहलोत, कभी वसुंधरा कभी गहलोत। जी बिल्कुल। और जब आउटगोइंग सरकार का ग्राफ भी आप देखो, अगर सरकार को चेंज करते हैं, परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी कमी हो तो बुरी तरह हराते हैं जी, और परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो तो भी हराते हैं। तो 5 साल में जो चेंज होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, उसमें एक कंपल्शन आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है और लोगों का आवाज उनको सुनने में मजबूर हो जाता है। जी। गुजरात में एक तरफी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है जी, और विरोध पक्ष लगभग विजिबल नहीं है आज के तारीख में। अगर मैं बात करूं तो एक पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है, उनको पता है कि काम करो या ना करो, शिक्षण के ऊपर जोर दो या ना दो, बच्चों का भविष्य बिगड़े तो भी हमारा कुछ पॉलिटिकली नुकसान नहीं होने वाला है। वोट तो मिलने ही वाले हैं, वोट तो मिलने वाला है। ये एक जो ओवर कॉन्फिडेंस जो है कुछ हद तक मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल ये तो टूटेगी, और टूटने के बाद में शायद गुजरात के अंदर भी दूसरा अन्य राजस्थान मॉडल हम बात कर रहे हैं, वो एक आइसोलेटेड मॉडल नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स, दिल्ली की बात करो, दिल्ली में शिक्षण का क्षेत्र एकदम उत्तम, छत्तीसगढ़ की बात करो, और कल मैं पढ़ रहा था कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका में भी विरोध पक्ष अभी सत्ता में आया, उससे पहले दूसरा पक्ष थे, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर करीबन जो टॉप में आए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट स्कूल में से टॉप स्टूडेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स टॉप आए गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन स्कूल्स को डायरेक्टली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ग्रांट पास किया उनका डेवलपमेंट के लिए। क्या बात है। तो एक ऑप्शन गुजरात के अंदर अगर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पेरेंट को अपने बच्चों को पढ़ाना है और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना है, उनके पास प्राइवेट स्कूल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आप विकल्प दोगे, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड आप दोगे, इक्वल क्वालिटी वाला, इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्वल सभी तरीके का स्कूल अगर आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप खड़ा करोगे, तो मैं मानता हूँ कि एक ऑप्शन होना चाहिए। और जो अफोर्ड करेगा 2 लाख 3 लाख रुपया पर ईयर, वो उनका फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस स्कूल में भी भेज सकते हैं, और बाकी लोगों को एक उत्तम क्वालिटी वाला एक प्राइवेट सेक्टर में, भले कॉर्पोरेशन के अंडर में हो, स्टेट के अंडर में हो, लेकिन पब्लिक सेक्टर में अगर होता है तो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा, और लोगों को लाखों मैं तो करोड़ों की बात करूं, करोड़ों पेरेंट्स, अब तो लाखों तो प्ले स्कूल में ही खर्च हो जाते हैं, तो ये फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल वील का अभाव बहुत सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में तो है ही, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी भी हमारे जैसे लोग उस माइंडसेट पर नहीं पहुंचे कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिट कराएं। हर एक मध्यम वर्ग का पेरेंट भी यही चाहता है कि बच्चे पढ़ेंगे तो प्राइवेट में ही, क्योंकि उन्हें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तब भी अच्छा हो सकेगा। पहले के ज़माने में सरकारी स्कूलें ही हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स नहीं थी, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए जो सारा खेल खेला जा रहा है, उसकी वजह से एजुकेशन तो महंगा हो ही रहा है, साथ ही पेरेंट्स को भी उतना ही सहना पड़ रहा है। विनोद जी, आपको क्या लगता है एक पेरेंट कितना अच्छा रोल निभा सकते हैं अगर उसे एफआरसी कमेटी में या सरकार में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलता है? हम 2017 से ये चीज़ बोलते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में उस सेक्टर का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब ये जो स्कूल्स पूरे चल रहे हैं, पूरे बच्चों के ऊपर चल रहे हैं, तो बच्चों को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको क्या चाहिए, वो कौन बता सकता है? उसका पेरेंट्स बता सकता है, और पेरेंट्स ही है जो बच्चों के लिए स्कूल को फीस दे रहा है। तो इसमें हिस्सा बनाओ। हम 2017 से गवर्नमेंट को बोलते आ रहे हैं कि हमें एफआरसी का हिस्सा बनाओ, पेरेंट्स की ओर से भी एक कमेटी मेंबर बनाओ। बड़ौदा की तो इतनी गंदी हालत है कि यहाँ कमेटी मेंबर नहीं है, उसकी वजह से स्कूल्स अपने मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, पेरेंट्स दुखी है इस बात को लेकर। ये बात भी हमने गवर्नमेंट में बताई हुई है। गवर्नमेंट हर चीज जानती है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा बिहेव कर रही है कि जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। हर चीज उसके पास, हर डेटा उसके पास तैयार है, लेकिन कुछ भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम चैलेंज कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपको कौन सी चीज चाहिए। बड़ौदा में अभी भी हमारे पास एक लेटेस्ट डेटा है कि गवर्नमेंट स्कूल बन रही है, और उसी गवर्नमेंट स्कूल में हल्की गुणवत्ता की चीजें इस्तेमाल हो रही है, वो हमने पकड़ी है। और इसी स्कूल के मैनेजमेंट वाले और बड़ौदा के होद्देदार लोग हमको ये बोलते हैं कि इस चीज को आगे मत बढ़ाना, हमारा नाम बदनाम होगा, आगे इलेक्शन आ रहा है। वो चीजें हम तो जब
डिक्लेयर कर ही देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमने जब पकड़ी है तो आपको तो मालूम ही है, क्योंकि आपके अंडर में ये चीज हो रही है जी। हमने पकड़ी इसलिए आप हमको बता रहे हो कि इसको डिक्लेयर मत करो, लेकिन आपको तो मालूम ही, आप तो सरकार में हो, आपके अंडर में ये सब बन रहा है, सरकार सब जानती है। लेकिन सरकार ने, सर ने जो बताया कि गुजरात है वो वन मैन शो जैसा हो गया है, पूरा एक तरफा माहौल है, कुछ भी करो यहाँ कुछ नहीं होगा, जिसको बैठना है, जिसको बैठना है, जैसे बैठना है, सब ऐसा ही हो रहा है। तो इसका पूरा जो नुकसान हो रहा है, नुकसान पूरा जिसको भरना आ रहा है वो पेरेंट्स है। इसीलिए पेरेंट्स बहुत दुखी है। सरकार को इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी ऑफिस में बैठकर नहीं, पर ग्राउंड लेवल पर आके पेरेंट्स को जाके पर्सनली मिलना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायर्ड क्या है। 2 दिन पहले ही अपने बड़ौदा के होने वाले सांसद ने अपनी डीपी पोस्ट रखी थी। मैंने क्लियर लिखा है कि डीपी पोस्ट रखने के साथ साथ आप जैसे विजेता होने वाले आपको क्या क्या काम करने हैं वो देखो, क्योंकि वो आदमी जो है, जो सांसद बनने वाला है, वो शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको हर चीज मालूम है। तो उसको मैंने यही बोला है कि आप सर जैसे ही सांसद बनते हो, सबसे पहले शिक्षण के ऊपर क्या कर सकते हो इसका लिस्ट तैयार करो, मार्केट में निकलो, पेरेंट्स से जानो कि उनको क्या क्या चाहिए। तो इसी चीज के ऊपर सरकार को ध्यान देना है। आने वाला टाइम चेंज भी हो सकता है, इसीलिए अभी मौका है कि आप समझ जाओ और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को लाभ हो, ऐसी एक्टिविटी करो। विनोद जी, आपने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया वडोदरा से। मैडम मैं बोल रहा हूँ, ये गुजरात वन मैन शो है। हमें गुजराती होने के नाते आपके मन से हम बोल रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि पूरी हिंदुस्तान में गुजरात की सरकार हो, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की सरकार हो। एक गुजराती होने के नाते ये हमारा लागणी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी वजह से किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सरकार किसी की भी हो, नागरिकों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इसे संपन्न करूंगी। मैम, जब खर्च की बात आती है तो बहुत ज़्यादा एक परिवार पर, मध्यम वर्ग के परिवार हैं ज़्यादातर भारत में, उन पर असर पड़ता है। महिलाएं जो है वो बजट संभालती है घर का। आपको क्या लगता है, जो इतना सारा पैसा भरना पड़ता है उससे घर का बजट कितना खराब हो जाता है? बहुत ही लो हो जाता है मैम, क्योंकि स्कूल वाले जब फीस बढ़ाते हैं तो वो 2017 से जब 15, 25, 27 का कायदा लागू किया तब से अभी तक उसमें कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, ना उसमें कोई चेंजेस भी है। FRC वाले कायदा बनाते उसके हिसाब से भी वो फीस ज़्यादा ही है, 15, 25, 27 का तो कहीं नामो निशानी छूट गया है। और ऊपर से जो फीस बढ़ाती है स्कूल, वो 15,000 भी बढ़ा सकती है, 20,000 भी। और अगर वो स्कूल फीस में वो नहीं लेती है तो वो ब्रंच के हिसाब से ले लेती है या बुक्स के हिसाब से ले लेती है। और वो दिक्कत डायरेक्ट बर्डन जो 1,000 रुपये की बुक्स थी वो डायरेक्ट हमारे को 4,000, 5,000 रुपये में पड़ती है। NCERT की बुक के लिए अमल करने का बोला गया, वो भी कहीं भी नहीं। वो स्कूल वाले खुद की 3-4 बुक्स ऐसे ही रख देते हैं उनके लिस्ट के अंदर कि वो कंपलसरी पेरेंट्स को खरीदनी पड़ती, वो भी उनके ही बोले गए स्टोर पे से। तो इतनी दिक्कत आती है जब पगार 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ बढ़ेगा, उसके सामने हमारे को खर्चा 50-60 हज़ार रुपये का बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। तो बहुत हमारे को प्रॉब्लम्स होती है पेरेंट्स को। तो जब भी फीस भरनी होती है, जब भी नया सामान खरीदने की बात आती है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि इतना सारा खर्च मैनेज कैसे होगा। सर, आपसे भी आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आपको लगता है कि राजस्थान मॉडल, आपने कर्नाटक मॉडल की बात की, अन्य स्टेट के मॉडल की बात की, इन सारे मॉडल को अपना के गुजरात को एक बेहतर शिक्षा मॉडल बनाना होगा? बिल्कुल। इसमें फर्स्ट सजेशन होगा कि पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करो। और सेकेंड जो एक्ट है, एक्ट के अंदर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर फी रिविजन कमेटी के पास सत्ता है गवर्नमेंट को अपर स्कूल लिमिट जी गुजरात के अंदर मैक्सिमम फीस ₹1,00,000, ₹1,25,00,000 फिक्स करने का एक प्रोविजन रिविजन कमेटी, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी मेंबर है, एजुकेशन सेक्रेटरी मेंबर है, हर एक सचिव गुजरात गवर्नमेंट का मेंबर है। एक अपर लिमिट फिक्स करना है, बिकॉज अभी तो स्काई इज द लिमिट करके बढ़ रहे हैं। 2 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर, 2.5 लाख रुपया। तो एक मिनिमम, कम से कम एक अपर सीलिंग भी अगर फिक्स करने में आया है तो कम से कम हमारे बच्चे को बड़ा करने में पेरेंट्स को अपना दूसरा कोई एक्सपेंस कम करके दूसरा कोई कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। अभी हालत, हम तो पेरेंट्स से जुड़े हैं, हर एक पेरेंट्स का हालत बहुत ही गंभीर है। कहीं ना कहीं अपना बजट में काट के उसमें कमी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत दयनीय सिचुएशन हो रहा है। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेनी पड़ जाए, उस तरीके की सिचुएशन आ गई है। लोग अपने बच्चों को हर संभव कोशिश कर पढ़ाना चाहते हैं। 50,000 पहले सेगमेंट की अगर फीस होती है तो दूसरे सेमेस्टर में वो फीस 70,000 हो जाती है। आप सोचिए, वो
पेरेंट बच्चे को निकाल भी नहीं सकते हैं आधे सेमेस्टर से, और फिर इसी तरीके से प्ले स्कूल से लेकर स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर हर जगह माता पिताओं का शोषण हो रहा है। और ये शोषण रोक सकती है सिर्फ सरकार। जब झोली भर भर वोट गुजरात सरकार को दे रहा है, अब 4 जून को परिणाम आएंगे, वो भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आए, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये जो पूरा मामला है फीस रेगुलेटिंग कमेटी का, वो क्यों सटीक रूप से नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये समझ से परे है। मुझे लगता है इस पर पॉलिटिकल व्हील भी सरकार को दिखानी होगी। पॉलिटिकल व्हील अगर दिखाते हैं तभी लोगों को सीधा फायदा पहुंचा पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे ये बातें हुई ही आपके लिए है, और आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके दिमाग में आना ज़रूरी है, ताकि आप सवाल पूछ सकें और एक बेहतर गुजरात मॉडल को लेकर हम भी अन्य राज्यों में अपनी बात करें कि ये गुजरात मॉडल ये है कि यहाँ शिक्षा इतनी चाक चौबंद है, यहाँ हेल्थ सर्विसेज इतनी चाक चौबंद है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये बातें हर घर तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हर घर में पेरेंट और स्टूडेंट तो है ही। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे रोज लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।